दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें जानने की, ये हमें समझने की जरूरत है। एक दिन में आजादी नहीं मिली, तमाम चीजें। कबीर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि धर्मों के बीच की जो मेल जोल की परंपरा होनी चाहिए, जो खाई है पटनी चाहिए, पोंगा जो आडंबर है वो पटना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। एक बेहतर इंसान की कल्पना होनी चाहिए, एक अच्छा इंसान जो सबके बीच में भाईचारा और प्रेम मोहब्बत की बात करे। और आजादी के आंदोलन में जब आप बात करते हैं, आजादी के आंदोलन के जब इन सिपाहियों की बात करते हैं, तब आपको लगता है कि वो बात तो बहुत पहले कबीर हमको बता गए हैं कि किस तरह से भारत बनेगा, कैसा भारत होगा। एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है, भारत बन रहा था। और पीछे अगर आप जाते हैं, इनमें से बहुत से लोगों को धर्म मानते हैं, नहीं मानते, वो एक अलग दुनिया है। पर अगर अथर्ववेद आप पढ़ें, अथर्ववेद देश की, राष्ट्र की, जो राष्ट्र की बात चल रही है वो बात अलग है। जिस देश की कल्पना करता है वो क्या कहता है कि देश उसे कहते हैं जहां विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ मिलकर भाईचारा से रहते हैं। आज 2022 में हम यही तो चाहते हैं, इसी की तो हमारी लड़ाई है। और आजादी का पूरा आंदोलन इसी भाईचारा, इसी समता मूलक समाज, इसी इंसाफ को लेकर पूरा खड़ा। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं, आप सब समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ, पर यह है कि कह गया हूं जुनून में दिल की बात, कह गया हूं जुनून में दिल की बात, कुछ न समझे खुदा करे कोई, पर समझिए आजादी के आंदोलन के दौरान ये जो मूल्य भर रहे थे, ये हमारी थाती हैं। जब आपसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून का तात्पर्य क्या था? तुम कुर्बानी दो। आईसीएस थे, छोड़ दिया। हम में से आज कितने लोग आईसीएस छोड़ सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए? शायद बहुत कम लोग। पर दोनों की परिस्थितियां अलग है। इससे हम हमारे जो आप बैठे हैं आईसीएस, ये इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज हम स्वतंत्र हैं, इसलिए भी हमको जरूरत है कि बेहतरीन आईसीएस हो, आईएएस हो, यूपीएससी के बेहतर कैंडिडेट निकले। ये आजादी के आंदोलन का सपना है कि बेहतर ऑफिसर हमारे पास निकले, बेहतर हमारे पास जो इंजीनियर निकले, बेहतर डॉक्टर निकले, जो समाज और देश की भी चिंता करें। इसीलिए जब भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन होता है तो नेहरू क्या कहते हैं? ये आईआईएम, ये आईटीज, ये बांध, ये यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेजेस, ये साइंटिफिक लेबोरेटरीज, यही आधुनिक भारत के मंदिर और मस्जिद हैं। इन्हें हमें जरूरत है आज इनकी। और ये सपना कब हमने देखा था? आजादी के आंदोलन के दौरान, जब गांधीयन मूवमेंट की बात होती है और जब कहते हैं कि विदेशी वस्त्र जलाओ, उनको फूंक दो, तो उसका तात्पर्य क्या है? कि हमारे पास स्वदेशी देश में, हमारे पास दुनिया के हम सबसे बेहतरीन मुल्क हैं, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती रही है, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम करते हैं, वहां पर हम भेद नहीं करते। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जो है कपड़ा बनाने की हुनर है, हमारे पास शिल्पकारी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, हमारे पास मसाले दुनिया में सबसे बेहतरीन है, हम बेहतरीन फ्रूट के उत्पादक हैं, हम बेहतरीन जमीनों के मालिक हैं, हमारी जमीनें सब बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। हमें ये जो स्वदेशी चीजें हैं, इन स्वदेशी चीजों को प्रोडक्ट करना चाहिए, इनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। विदेशी सामानों के इस्तेमाल का तात्पर्य यह है कि ये हमारा जो स्व है, हमारी जो अपनी चीजें हैं, उन अपनी चीजों को जो है ये नष्ट कर रहे हैं, खत्म हो रहा है, और उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेहुनर हो रहे हैं।
ये बात थी। हमें आजादी के आंदोलन के दौरान जो मूल्य हैं, उन मूल्यों में इन चीजों को तलाशने की जरूरत है, इन सूक्त वाक्यों को हमें डिफाइन करने की जरूरत है। और मैं एक कदम आगे बढ़कर ये कहता हूं कि ये जो आजादी का आंदोलन है, 200 साल का जो संघर्ष है हमारा, ये प्रजा से नागरिक बनने की कवायद है कि जो प्रजा है हम, वो प्रजा जो है वो हम नहीं रहना चाहते, हम नागरिक हैं और नागरिक के अधिकार बहुत हैं। एक नागरिक के रूप में, भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में हमारे अधिकार बहुत हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रजा के रूप में हमारे अधिकार सीमित हैं, बहुत कम हैं। यह हमारा राज्य नहीं है। इसलिए ये पूरा का पूरा संघर्ष जो है आजादी के आंदोलन का, प्रजा से नागरिक बनने का अधिकार है, जहां हम किसी की दया पर ना रहे, हमें हमारे पास रोजगार हो, हमारे पास व्यवसाय हो, हमारे पास नौकरियां हो, हमारे पास आत्मनिर्णय करने का अधिकार हो। यह आजादी का आंदोलन है। दो मूल्य हैं आजादी के आंदोलन के दौरान, जिन्हें समझ, मैं बहुत इतिहास में गांधी नेहरू इधर जाना नहीं चाहता। सब आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते। कई बार तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा आप लोग आजकल जानते हैं, गूगल पर बहुत कुछ लिखा है। पर खतरे क्या हैं? हैंडल विथ केयर। कई बार हम ढूंढते हैं, मैंने भूत बताया ना, कई बार हम ढूंढते हैं, कुछ का निकल आता है कुछ, और हम पढ़ के वहीं चले आते हैं। फिर होता क्या है? इसलिए कहा गया था किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। हमने किताबें खरीदना बंद कर दिया, हमने किताबें पढ़ना बंद कर दिया, हमने सब। पर गूगल की एक लिमिट है। हमारे जो प्रोफेसर थे, जो हमारे अध्यापक थे, वो हमें जो पढ़ाते थे तो पहले ही दिन एक चीज बता देते थे, और मैंने उसको कई बार फॉलो किया, नए तरीके से डिफाइन करने का तरीका। उन्होंने कहा किताब 340 पेज की है, लड़का किताब खरीदता है 340 पेज पढ़ लेगा। आप अध्यापक हैं, आप तो 341वां पेज पढ़ाएंगे ना। अध्यापक क्लास में 341वां पेज पढ़ाता है, 340 पेज तो बच्चा पढ़ लेगा। तो आपका जो 341 से 490 तक आप जो पढ़ाएंगे, और वो बच्चे के पास नोट्स में होगा, वो करेगा, और 340 उसके पास है, दोनों को मिला देगा तो उसके पास 1000 पेज का ज्ञान हो जाएगा। हमने आजकल 20-25 पेज वाला पढ़ना शुरू कर दिया। मैं विद्यापीठ आसपास टहलता हूँ तो मिलता है साल वो क्वेश्चन समझ के वो किताबों को दिखाने पर, हमने पढ़ा और हम पास हो गए। ज्ञान पास होने के लिए नहीं है, पढ़ा लिखा होना, ज्ञानी होना, दोनों डिग्री और ज्ञान में फर्क है। उस गांव के किसान को देखिए और अपने मूल्य से, अपने ज्ञान से उसको देखिए। जिन किसानों की एक बड़ी जमात आजादी के आंदोलन में चली, आपको ऐसे तमाम गांव मिल जाएंगे जिन गांव में आप रहते हैं, आपको लगेगा कि इस आजादी के आंदोलन के लिए उन्हें सरेआम पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। अभी मैं कल देख रहा था, ऐसे कई चित्र हमको मिले कि लोग खड़े हुए, ब्रिटिश फौज खड़ी हुई है और उनको जो है ऐसे पेड़ पर फांसी पे चढ़ा दिया गया। मेरे भी दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था जिसे फसियाही नीम कहा जाता था, मेरे पास था। दुर्भाग्य से वो नीम का पेड़ मेरा था, और उसको कहते थे लोग गांव वाले फसियाही नीम, माने इसमें फांसी दी जाती थी। फांसी देने का उतना एक आदमी दो आदमी को देना हो तो ठीक है, सामूहिक रूप से 1857 में फांसी दे दी गई। आज हम उन्हें याद भी नहीं करते, आज हमारे स्मरण में भी वो नहीं है। कितने 1857 में आपके इर्द गिर्द गांव में फांसी दिए गए हैं, कितने लोगों को हमने जाना है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है। इन्हें हमें पढ़ना होगा। भारत इनसे बनता है। ये भारत बनाने के लिए ये जान दी। आप में से कई ऐसे होंगे जिनके बाप दादा उस आजादी के आंदोलन में शरीक हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि 10 मिनट आप उस पर बात करिए, आप नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा, हमने उसको खत्म कर दिया। जो भारत को जिन्होंने बनाया, कुर्बानियां दी। आप अपने घर में हैं, आप अपने पिताजी या दादाजी को याद करते हैं, बड़ा सा मकान घर बना हुआ देख के, 2-4 बीघे खेत देख के आप क्या कहते हैं कि अरे ये सब मेरे दादाजी ने कितनी मुसीबत से बनाया होगा।
मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन 1 इंच जमीन उन्होंने नहीं बेची, हमको बड़ी मेहनत से पढ़ाया, कैसे कैसे हमको पढ़ाया, पर उन्होंने भूखे रहना स्वीकार किया, अपनी जमीन नहीं बेची, अपना जमीर नहीं बेचा। ये आजादी के आंदोलन के दौरान ये मूल्य परवान चढ़ जा रहे थे कि जान की हिफाजत नहीं की, उन मूल्यों के लिए, इस भारत को बनाने के लिए, हमारी आइडेंटिटी विश्व में स्वतंत्र रूप में हो। हम जैसे पहले थे, जो अधीक्षक जी अभी कह रहे थे कि हमारी जो परंपराएं रही हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की, हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करें, इन चीजों को हम कैसे सुरक्षित रख पाए। विश्व गुरु बनने का जो सपना है, ये कोई धर्म गुरु बनने का नहीं है, एक बेहतर इंसान बनने का सपना है। भारत दुनिया में अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर तरह तरह की सभ्यताएं, धर्मों, संस्कृतियों को लोग एक साथ मिलकर हजारों साल से रहते हैं। कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती, आपके परिवार में होती रहती, भाई भाई में होती रहती, इस बड़े मुल्क में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती, लेकिन हमारी नियति, हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की है। हम मिल के रहते हैं, ज्यादा समय तक हमारे मिल के रहते हैं। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी विभिन्नताओं के बावजूद एक रहे, जो इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद एक दूसरे के साथ रह पाए। ये हमारे भारत में ही संभव है। यूरोप के दोस्त जो भारत को आजादी के आंदोलन के दौरान एक धारा ये चल रही थी कि ब्रिटिश को चले जाना चाहिए, पर ब्रिटिश यहां रहने के लिए क्या जस्टिफाई क्या कर रहे थे कि भारतीय अभी शासन चलाने के योग्य नहीं है, भारतीय अभी कल्चर नहीं है। व्हाइट मैन बर्डन, सफेद आदमी का जो बर्डन हमारे ऊपर था, उसमें उनका कहना था ब्रिटिश राज भारत में इसलिए नहीं है कि भारत से कुछ लूट खसोट करे, कुछ कमाए। ब्रिटिश राज भारत में इसलिए है कि भारतीयों को सभ्य बना दे, शिक्षित बना दे। कल्पना करिए, वो जो लंबे समय तक, सदियों तक, जिनके देश की अर्थव्यवस्था भारत से के व्यापार पर निर्भर रहती थी, जिनके देश की, अगर आप हिस्ट्री के हैं, मुगल हिस्ट्री पढ़िए, उसके पीछे जाइए, सिकंदर तक आ जाइए, मौर्य जाइए और गुप्ता पीरियड में जाइए, तो व्यापार देखिए। इंग्लैंड के शासकों के जो लेटर है, ये मुगल दरबार के मुगल शासकों के बारे में देखिए, तो वो क्या वो निवेदन करते हैं कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर और सुसंस्कृत बादशाह हैं, आपके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं है, हमें अपने आपसे कुछ व्यापार की परमिशन चाहिए, जिससे हमारे देश को भी कुछ लाभ हो, कुछ कमाए, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश के लोग, हमारे लोग कायदे से जी सकें। ये एक बड़ा फीलिंग था। ये आजादी के आंदोलन के दौरान इसकी भी मेमोरी थी हमारे लोगों को। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से आजादी को पाए, कैसे आजादी हमको मिली, हमारी जो सिटीजनशिप है वो कैसे महफूज रखे, सुरक्षित रखे। आप अगर 1857 में देखें, कानपुर और ये पूरा का पूरा अवध, आप ये नहीं कह सकते कि किसी विशेष वर्ग का हासिल ये इसमें योगदान है, सबका, गांव के मामूली आदमी का। कानपुर की जेल में जो फांसी दी जाती है, वो एक सफाई कर्मी, नाम शायद मैं अभी याद आ जाएगा, एक गंगू पासी, क्यों दे दी जाती है? 1857 के आजादी के आंदोलन में या भारत के लिए कुर्बान होने का ये इतने मामूली आदमी को, जिसे हम कायदे से आज भी सम्मान देने को तैयार शायद नहीं है, ये आजादी के आंदोलन का मूल्य नहीं था, उसे फांसी क्यों दे दी जाती है? और इसलिए फांसी दे दी जाती है कि वो इन अंग्रेज अधिकारियों के बीच में रहता था और इनकी बात सुन के क्रांतिकारियों को, नाना साहब वगैरह तात्या को बताता था कि ये क्या कर रहे हैं। तवाइफे न तवाइफ जानते हैं,
नृत्यांगना जो ना, हम उनको बहुत अच्छी दृष्टि से शायद नहीं देखते हमारा सभ्य समाज, लेकिन आजादी के आंदोलन के दौरान अगर आप उन्हें देखें तो आजादी के आंदोलन के दौरान वो उनके यहाँ नाच गाना सुनने तमाम अवसर आते थे, शराब पीते थे, अंग्रेज ऑफिसर बहक जाते थे। हम कलाओं में भारत दुनिया में सबका सबसे सिरमौर है। ललित कलाएं हो, साहित्य हो, नृत्य कला हो, वासुनी वादन से लेके शहनाई वादन तक, तबला वादन, मैंने दुनिया का सिरमौर है कलाओं में भारत। ये लंबे समय की हमारी परंपरा रही है। नृत्य में हम सिरमौर हैं, दुनिया में कथक नृत्य कहीं नहीं मिलेगा। बरखा ऋतु आज हमने भुला दिया, हमारी जो ऋतु है। आजादी के आंदोलन के दौरान अगर आप जो गीत रखे गए, जो सावन के जो झूले पड़ रहे थे, उसमें गाए जाने वाले गीत रखिए, जिन्हें आप कहते हैं कि गांव के बहुत कमजोर लोग हैं, ये क्या बोल आजादी के, पढ़े लिखे नहीं है, और उनको आप देखिए ऐसे ऐसे तुम्हें भी बरखा ना सुहाए, कलकत्ते वाले जुआ कब आओगे तुम। इस सावन के जो झूले पड़ते थे, इसमें आजादी के आंदोलन के जोशीले गीत गाए जाते थे। और शायद मेरे बचपन तक, मेरे बहुत लंबे समय तक, शायद मैं आपकी उम्र में था तब तक ये झूलों पे ये गीत गाए जाते थे। इस मेमोरी में ये मूल्य था हमारा, हमारे जो लोक साहित्य है उसमें ये मूल्य था, हमने भुला दिया। हम तो आज क्या सुन रहे हैं, क्या क्या पता नहीं आता है। ये जो बहरूज हमको जानना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए। आप कहेंगे कि ये साधारण सा बच्चों की जो पैदाइश होती, सोहर, हम में से आज जो बढ़िया पढ़ा लिखा कुछ ठीक ठाक है उसको कहेंगे चलो सोहर है, तो शायद वो कह रहे यार ये पता नहीं कौन सा सोहर। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा। और आजादी के आंदोलन के दौरान वो बच्चे के पैदा होने के गीत में ढूंढ लीजिए, आजादी के आंदोलन के दौरान आपको वो सोहर में क्या मिलेगा कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, ये गांधी बनेगा, नेहरू बनेगा, सुभाष बनेगा, भगत सिंह बनेगा। ये बीज जो हमारे छोटे छोटे थे, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, उन किताबों में जानना पड़ेगा, तब आप मूल्य जान पाएंगे। कि आप यहाँ पैंट शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, तब आपको पता चलेगा कि धोती कुर्ता वाले की वैल्यू क्या थी। उसी धोती के पहनकर वो गया और उसी धोती से उसका फांसी बना दिया गया। मेरे पिताजी खुद धोती कुर्ता पहनते थे, मैंने उनको कहा कुछ बदलिए, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जीवन शैली है, जीवन शैली नहीं बदली जाती, उसको गाढ़ा किया जाता है और अच्छे मूल्यों से, संस्कारों से। नहीं बदले, मैं नहीं पहना। तो ये जो आप संस्कृतियां देख रहे हैं, ये जो बिरहा, आप कहेंगे आज बिरहा सुनने के लिए आपसे कह दिया जाए तो शायद हम इतने सभ्य हो गए हैं कि बिरहा कहारवा नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, हो रहा है, अरे पता नहीं क्या होता, आधा तो हमारी समझ में नहीं आएगा, अवधि हम जानते नहीं। ये जो साहित्य भरा पड़ा है, ये आम आदमी के संघर्ष का आजादी के आंदोलन में पूरा दस्तावेज है, पूरा दस्तावेज है। इसको जानने की जरूरत है। हम ऊपर से ही देख रहे हैं कि इनका योगदान है, इनका योग, हमारे कुछ लीडर होते हैं जो नेतृत्व करता होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, पर वो आम आदमी जो उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है, उस आदमी का आजादी के आंदोलन में, उस अंतिम आदमी का आजादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। वो जानने की जरूरत है। आजादी चंद लोगों की वजह से नहीं आई, चंद लोगों को आजादी के लिए ये विभिन्न जो संस्कृतियों, धर्मों, जातियों के लोग हैं, इन्होंने मिलकर उनको ताकत दी, उनको नेतृत्व प्रदान किया, ये जानने की जरूरत है। और इन्हीं कारणों से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको गंगू पासी मिलेंगे, कान्हा और मंदरा सखियां भी मिलेंगी लक्ष्मीबाई के साथ, और पीर अली के साथ जो है आपको जो है, सॉरी, कुंवर सिंह के साथ पीर अली मिलेंगे, और नाना साहब के साथ जो है आपको अजीमुल्ला मिलेंगे, और बहादुर शाह जफर के साथ आपको मंगल पांडे का पूरा अभियान मिलेगा। ये कौन लोग थे? ये आम किसान थे, ये मजदूर थे, इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था। बाद में गांधी ने इनको बिना अस्त्र का अहिंसा दे दिया, जो भारत का मूल है, मूल तत्व है अहिंसा हमारा। बुद्धिज्म से आप देख लीजिए, बौद्ध धर्म से देखिए, और आगे अहिंसा हमारा मूल्य है।
थियरी थी। गांधी इसको प्रैक्टिस में लाते देखते हैं कि ये प्रैक्टिस है, लेकिन ये जो लोग जान देकर चले आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आम लोग हैं जिनको खाने के पास, जिनके पास पैसे नहीं है। जब बहादुर शाह जफर के पास मेरठ और आसपास के लोग गए आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, वो बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाता था। उसका उसकी हुकूमत किले से बाहर नहीं थी। वो इस पोजीशन में नहीं था कि रोजगार दे सके लोगों को। लेकिन जब 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने की बात आई तो वो तैयार होता, उसको बड़ी मुश्किल से तैयार। उसने कहा कि मुझे अब नहीं चाहिए, मैं उस लायक नहीं हूं। लेकिन जो क्रांतिकारी, वो कौन लोग थे? वो किसान थे, मजदूर थे, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो पारसी सिख नहीं थे, वो भारत के इंसान थे, वो हमारी सोसाइटी से निकले हुए चिंतित लोग थे। ये प्रश्न ही नहीं था कि नेतृत्व कौन करेगा। नेतृत्व का बहादुर शाह के पास कुछ नहीं था, लेकिन लेजिटिमेट था। लोग मानते थे, जनता मानती थी कि बादशाह का नेतृत्व है, और कंपनी भी उसी से डरती थी जिसके पास कोई ताकत नहीं, जिसके पास तलवार नहीं उठा सकता था, वो अपनी बना हुआ था, खाने को नहीं मिलता था। लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? जो लेजिटिमेट है जनता के बीच में। और नेतृत्व हुआ और खत्म हो गया स्वतंत्रता आंदोलन। बहादुर शाह पकड़ा गया, और पकड़ा जाने के बाद सवेरे जब उसको नाश्ता दिया गया तो नाश्ते में क्या था? उसके 2 बेटों का सर काट के नाश्ते को ढक के थाल में दे दिया गया। उस 70 साल के बूढ़े की अपोजिशन देखिए कि उसके 2 जवान बेटे और उनका सर उसको नाश्ते में सवेरे दिया गया। कल की बात है। क्या कहता है? वो देखता है, रोता नहीं। ऐसे बहुत क्षण भारत के इतिहास में आते हैं। भारत के इतिहास में ही ऐसे लोग मिलते हैं, हजारों पढ़ा है, वैदिक साहित्य से लेके आज तक आइएगा, ऐसे हजारों लोग मिलेंगे। रोता नहीं। और क्या कहता है? हडसन भेजता है, जो जिसने ये कटवाया था, कहता है हडसन से कह दो कि भारत में बेटे जो हैं अपने पिता के सामने ऐसे ही रंग में आते हैं, लाल रंग में। ये भारत है, यहाँ पर बेटे अपने पिता के सामने सुरखरू होकर आते, लाल होकर आते हैं, और मेरा बेटा भी ऐसे आया है, तो उसको हडसन से कह दो एक दिन उसे जाना पड़ेगा यहां से। और अगर आप भगत सिंह को देखें तो भगत सिंह अपने फांसी के वक्त पे वो बात जहां मैंने शुरू की थी, क्या दोहरा रहे हैं? मिस्टर मजिस्ट्रेट, फांसी पे चढ़ने के 5 मिनट, मिस्टर मजिस्ट्रेट नोट कर लो, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा, और दुनिया के इतिहास में ऐसे क्षण नहीं आते जो भारत में आते हैं। देखो, तुमने कभी नहीं देखा होगा कि हंसते हुए फांसी के तख्ते पर कोई चढ़ जाए। इसको नोट करो, अपनी डायरी में लिख लो। ऐसा क्षण जीवन में तुम दूसरे देश में नहीं देखोगे। ये भारत है, हमने बड़ी कुर्बानी दी है, तब आजादी मिली है। इसको देखना। गांधी नमक आंदोलन करने जा रहे हैं, कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे हैं। जरा देखिए, गांधी एक नए तरीके की सियासत लेकर आता है देश में। गांधी, आपको असहमति हो सकती है, पर असहमति आपकी मजबूत तभी होगी जब आप पढ़ेंगे, जानिए। इतिहास के महापुरुषों को, नायकों को जांचने के लिए हमको उस परिस्थितियों में जाना पड़ता है, अपने को ले जाएंगे कि तत्कालीन परिस्थितियों में बेटर क्या हो सकता था, क्या हो सकता था, तब आपको समझ में आएगा। आपके पिताजी जौनपुर में रहते हैं, और वो उस जमाने में दादाजी बनारस में तारीख करने आते थे, मुकदमा लड़ने। आप बैठे 1 घंटे में पहुंच गए। अब आप कल्पना करिए कि 4 बजे वो घर से पैदल चलते थे, और 4 बजे चलकर वो 9 बजे 10 बजे यहाँ 5 घंटे में आते थे। जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा, अपने इन महापुरुषों का, अपने इन पूर्वजों की कुर्बानी का एहसास नहीं होगा। आपको अपने मिजाज को वहां ले जाना पड़ेगा। जब नमक आंदोलन में गांधी की ग्राह्यता क्या थी, जब नमक आंदोलन में गांधी जी की एक नमक बनाएंगे, एक चुटकी और चलेंगे, तमाम कांग्रेसी, जो दिग्गज कांग्रेसी थे, हंस रहे थे कि अब महात्मा को देखो, एक चुटकी नमक बना लेने से आजादी का क्या ताल्लुक, क्या मतलब है कि 72-70 लोगों को इनके साथ हुए और वो एक नमक बना लेगा, इससे बहुत कौन सी क्रांति आ जाएगी। लेकिन आप देखिए, उस नमक, एक चुटकी नमक ने
भारतीय समाज को कितना आंदोलित किया। आजादी के मूल्य भारतीय समाज ने समझा और जो भीड़ चली गांधी के साथ, वो भीड़ बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में तब्दील हो गई। ये भारत का मिजाज है। इस मिजाज को हमें समझने की जरूरत है। आज अमृत महोत्सव के समय हम अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, संघर्ष, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं सदियों सदियों से। जिसकी एक जो है एक रूपरेखा आपने अभी अधीक्षक जी ने आपको बताया कि हमारे यहाँ जान का मूल नहीं था, हम सती हो जाते थे। आज हमको जरा सा जल जाता है, अगर हमारे साथी हैं, मैं भी चाय वाय बना लेता हूँ, तो जब कभी अगर लाइटर से कुछ जल गया या तेज हमारा वो क्या कहते हैं वो गैस या चूल्हा भग से बोला, तो एक दो कदम पीछे, मामला बड़ा गड़बड़ है। लेकिन उन्हें सोचिए जिन्होंने जौहर कर लिया, उन्हें मूल्य पता है। आज हम उन्हें कह सकते हैं कि अरे भाई वो लोग अरे पुराने थे, नहीं, संस्कृति उस समय की है, आज इसकी जरूरत नहीं है। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, आज जरूरत है कि जो आजादी हमें मिली है इसे हम बचाए रखें, इसे अक्षुण्ण रखें। भगत सिंह का जज्बा आपको मालूम है, मरने के पहले जब उनका वकील मेहता उनके पास आता है तो क्या कहते हैं? उन्होंने, वकील जैसे आता है, उनके पास समय कम है, उन्होंने उनसे पूछा कि अरे लेनिन की आत्मकथा लाए हो? तो उन्होंने कहा तुरंत लिया और वो पढ़ने लगे। एक सेकंड भी अपने वकील से बात नहीं कर रहे, वकील बात कर रहा लेकिन वो पढ़ते जा रहे हैं। और जब फांसी का उनको हुक्म हुआ और जो उनको सूचना दी गई, जो उनका बरकत, जो डिप्टी जेलर था, जो आता है उनको बताता है, तो उनके साथ बात करता है, तो वो जानने के लिए कि चलिए अब आपका समय हो गया 12 घंटे पहले, कि एक आदमी निहत्था था, आपके कैद में है, पर वो मूल्यवान है, मूल्यों को जानता है, अस्मिता को भारतीय जानता है। उससे इतनी बड़ी सरकार जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, उसके विचारों से, व्यक्ति से, विचारों से आज भी जिंदा है, डर जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य 12 अपने घोषित नियम के विपरीत जाता है, अमानवीकृत करता है, और 12 घंटे पहले शाम को 7 बजे फांसी दे देता है। कल्पना करिए, जिसकी फांसी सुबह तय है, उसको 12 घंटे पहले फांसी दे दी जाती है। एक व्यक्ति कैद में बंद है, निहत्था है, कोई पावर नहीं है, पर जो विचारों की मजबूती है, जो कुछ कर गुजरने की मजबूती है, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य डर जाता है। ये सोचने की बात है, इस पर गौर करिए आप। इस पर गौर करने की बात है कि जब वो आता है और वो कहता है कि आपका समय हो गया, तो कह रहे रुक जाइए, अभी 2 पेज बाकी है, मैं पढ़ लूं तब। हमारे आप जैसे लोग होते तो क्या करते? कितना डरते। पर उन्होंने कहा 2 अभी बाकी है, कुछ, अरे एक चैप्टर भी नहीं पढ़ने दोगे? और वो किताब, कोई आदमी किताब पढ़ रहा है, बात कर रहा है, और उसने अपने माँ से वादा किया था कि हम इनकलाब करते हुए खुशी खुशी चढ़ेंगे। और आप जानिए कि जब वो फांसी का फंदा डाला उन्होंने, तो इतना तेज इनकलाब जिंदाबाद बोले और पूरा जेल इनकलाब जिंदाबाद बोल गया। और वो जेल के बाहर, जेल की बाउंड्री बहुत बड़ी होती है, इतनी तेज आवाज में ये भगत सिंह अपने साथियों के साथ बोले कि आप समझिए कि जेल के बाउंड्री के बाहर मिस्टर सोंधी का घर था। सोंधी ने रात के समय वो आवाज सुनी और उस आवाज पर तमाम लोग जो है बाहर आ गए। ये आजादी का जज्बा था। जान कहीं नहीं देखी जाती थी, वो मूल्य स्थापित हुए, तब हमें आजादी मिली है। और इस आजादी के इस जज्बे को हमें बचा के रखने की जरूरत है। और इसे बचा कौन सकता है? यस, नवयुवक। बचाने के बड़े तरीके हैं। अब आपको ये समझ में आ सकता है कि अरे हम तो साधारण से गृहस्थ में नौकरी कर रहे हैं, 10 से 5 हमारी ड्यूटी है। नहीं, 10 से 5 आपकी ड्यूटी है,
पर वो ड्यूटी क्या है? इंसाफ करना, न्याय करना, जो आजादी के आंदोलन का सबसे कीमती मूल्य है। आप अपने सीट पर बैठे हुए अगर न्याय की बात करते हैं, सामने आया हुआ व्यक्ति अगर सामने आता है और आने के बाद उसको देखकर, उसके हालात देखकर अगर आप न्याय करते हैं, वो आजादी का आंदोलन का जो जज्बा है, वो मूल्य है, वो आप में है। अब इस तरह के संघर्ष के, सशस्त्र संघर्ष के आज जरूरत नहीं, आज हम स्वतंत्र हैं, पर जरूरत किसकी है? समानता, समता मूलक समाज बनाने की, एक नागरिक की हैसियत से हमें ईमानदार होने की, एक नागरिक के, एक अधिकारी के, एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से हमें इंसाफ करने की, हमें कमजोर वर्गों के साथ खड़े होने की आज इसकी जरूरत है। आज हमें जाति की जरूरत नहीं है, आज हमें बहुत धर्म की जरूरत नहीं है, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है कि हम किस जात के, किस धर्म के, किस संस्कृति के, पर एक नागरिक की हैसियत से हम सब भारतीय एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। ये भारत की यही संस्कृति सदियों से रही है, पुरातन जिसे आप कहते हैं वो संस्कृति यही है। नागा, बैरागी, आस्तिक, नास्तिक, प्रकृति पूजक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, को धर्म को मानने वाले, धर्म को गाली देने, तमाम लोग इस मुल्क में एक साथ रहते हैं, आज भी रहते हैं। कोई भेदभाव मुझे नहीं दिखलाई पड़ता। वो भेदभाव आजादी के आंदोलन के बाद नहीं है। कुछ चीजें हम सुनते हैं, देखते हैं, समझ में आता है ये क्षणिक है। मिजाज होता है कि पानी का मिजाज जैसे ठंडा करना है, बहुत गर्म पानी खौलता हुआ भी अगर आप आग पे डाल देंगे तो क्या करेगा? आग को और प्रज्वलित करेगा कि बुझाएगा? ये कोएग्जिस्टिंग सोसाइटी का है, इसे ये उसी पर आएंगे, उसी पर रहेगी, यही इसका बुनियाद है और यही दुनिया को हमने सिखाया है। इसीलिए हम विश्व गुरु हैं। आजादी के आंदोलन में जो विभिन्न वर्ग लड़े मिलके, वो हमारा एक भागीदारी रही, जिसमें इतने लोग मारे गए। यूरोप और अमेरिका के देश आप देख लीजिए, जो सो कॉल्ड, जो अपने को सेकुलर और कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को सिखाया है, तहजीब दिया है, आप देख लीजिए, एक टोपी वाला, एक पगड़ी वाला, एक सिख, एक मुसलमान या एक बौद्ध उनके यहाँ पहुंच जा रहा है, आज वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके खिलाफ तमाम कानून बना रहे हैं। हमारे यहाँ टोपी वाला, दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला, चंदन वाला, और क्या कहते हैं, माला वाला, बिना माला वाला, सब कैसे चले जाते हैं? कहीं कुछ पता चलता है? वो आप वो मुल्क हैं जिन्होंने गांधी को, जिन्होंने हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट रखे ही नहीं, सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट हमारे लिए रखे नहीं। हमने वो पाया कि आप फर्स्ट क्लास में चलिए। अब गांधी जैसे आदमी को फेंक दिया गया फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद, कहा तुम ब्लैक, काले आदमी तुम बैठोगे फर्स्ट क्लास में? भारत में भी ऐसे नहीं था। आप अगर कलकत्ता का पार्क स्ट्रीट चले जाइए तो किसी समय वहां पर बोर्ड लगा रहता था ब्रिटिश पीरियड में, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। कल्पना करिए कैसे उनसे छुटकारा मिले, कैसे मिले। इसके लिए पूरा भारत खड़ा हुआ, गरीब, मजदूर, किसान, भिखारी, तवायफे, दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, कौन ऐसा सेक्टर है जो आजादी के आंदोलन निर्माण के लिए इसने कुर्बानी न दी? ये बहुत कीमती है कुर्बानी हमारी, तब भारत आजाद हुआ। हमें आज के जो मूल्य हैं, हमें तरक्की करना चाहिए, हमें बेहतर नौकरियां की ओर मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने गांव, समाज, परिवार
की भी देखभाल करनी चाहिए, पर अपने इन मनीषियों को याद भी रखना चाहिए, हमने जो आज पाया है ये इतनी आसानी से नहीं पाया है। ये आप जो बैठ के पढ़ रहे हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। तमाम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं, भीख मांगे, गरीबी में रहे, जेल में रहे। जो आईसीएस बनकर जो राज कर सकते थे उन्होंने अपना जीवन जेलों में बिताया है, उन्हें शूट कर दिया गया है, सरेआम यातना दी गई है, सिर्फ इसलिए कि आज हम और आप जो है ढंग से रहें, सुरक्षित रहें, एक बेहतर संविधान का निर्माण हुआ। तो हमारी आपकी भी अगर उन्होंने हमारे लिए आपके लिए कुर्बानी दी है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि बिना किसी युगों के, बिना किसी जाति धर्म का भेद किए हुए, बिना किसी संस्कृति का भेद किए हुए उन्हें जाने, उन्हें समझे और उनकी बात करें, आने वाली अपनी पीढ़ियों को बताएं। और जहां भी हम सरकार में जाएं, सरकार के बाहर रहें, कहीं नौकरी करें रोजी रोटी के लिए, किसान हो जाएं, मजदूर हो जाएं, कलेक्टर हो जाएं और कोई बड़े नेता हो जाएं, हम याद रखें कि गांव का या शहर का एक गरीब तबका है जो हमारी तरफ, एक कमजोर तबका है जो हमारी तरफ इंसाफ के लिए देख रहा है, न्याय के लिए देख रहा है। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, हम मालिक नहीं है। अब ब्रिटिश पीरियड में हम मालिक होते थे। अधीक्षक जी जिस तरह से आपको बात करते थे, कर रहे हैं, मिलते हैं, जैसे आप सुनते हैं इनकी बात, अगर ये ब्रिटिश पीरियड में अगर ये ऑफिसर होते तो आप सोचिए। तो आप जब जाएं तो मेरा ख्याल आपके पास अधीक्षक जी एक मॉडल हैं, इनको देखें, इन आजादी के आंदोलन के जो मूल्य हैं, जो आपसे अपेक्षा करते हैं, ये हजारों हजार लाखों जो लोग मर गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन मूल्यों को बचाए रखेंगे। नौजवान बचा सकता है। मैं अपने घर में मेरे एक व्यक्तिगत संस्मरण आपको बताऊं, मेरे बच्चे भी आप ही जैसे हैं, सब पढ़ते लिखते हैं और वो पीढ़ियों का गैप होता है। मेरे पिताजी से भी ऐसे गैप चलता था। मैं किसी जमाने में लाल झंडे से प्रभावित हुआ तो पिताजी गांधीयन थे तो उनसे बातचीत होती थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुम सब कुछ करना, गांधी को कुछ मत कहना। और एक बार हमारे पिताजी से हमारे बच्चे और खासतौर पर पत्नियों को बड़ी अपेक्षा होती थी कि मेरा पति कमा रहा है तो हमारे पास ये हो, क्या क्या पता नहीं क्या क्या हो। चाहे पति का सामर्थ्य है नहीं है, तनख्वाह उतनी है नहीं, लेकिन गृहिणी हमारी घर को सजाना बनाना चाहती है, क्योंकि वो उनका उद्देश्य तो हमारी सामर्थ्य नहीं देख पाती। मेरे पिताजी से मेरी पत्नी ने शिकायत की कि देखिए, और बच्चे, मेरी बच्ची थी वो अभी बीएससी कर रही थी, तो साइंस वाइंस पढ़ने वाले पता नहीं क्यों अपने को बड़ा मजबूत मानते हैं, पर सोशल साइंस पढ़ने वाला बहुत मजबूत होता है, मूवमेंट का वही आदमी होता है। तो खैर, तो उन्होंने शिकायत की कि वो हमको ये चाहिए वो चाहिए, घर में ऐसी व्यवस्था चाहिए या नहीं, ये तो ऐसे फकीरों की तरह रहते हैं, कुछ नहीं करते, अपना पैसा नहीं खर्च करते इस सब में। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात जायज है, तुम एक अध्यापक की, कमाने वाले अध्यापक की औलाद हो, तो तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी डिमांड्स जायज है, तुम्हारा तरीका अलग है, तुमने तुम्हारा कमाऊ पिता की पुत्री हो या पत्नी हो। हमारा लड़का इसलिए बहुत नहीं कर पाता कि वो एक किसान और एक स्वतंत्रता सेनानी का लड़का है, उसकी परवरिश हुई कि वो इतना नहीं कर पाता, चाह के भी पैसा रहते हुए इस तरह की लाइफ स्टाइल नहीं कर पाता। पर तुम्हारा पति कमाता है, तुम्हारा बाप कमाता है, इसलिए तुम्हारी इच्छाएं जायज है, पर वो जिस संस्कृति में पला है वो उससे तुमको तकलीफ ही होगी। बाद में उन्होंने उसमें रहना सीख लिया। ये मूल्य होते हैं, इन मूल्यों को हमें बचाना है। कहीं भी हमें किसी मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक जात, किसी एक धर्म, किसी एक संस्कृति, किसी एक बिरादरी की बकौती आजादी नहीं है। आजादी का हिस्से आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। उन महिलाओं को सोचिए जिनके पति जेल में डाल दिए गए। अब आप उस वक्त पढ़ाई का इतना चलन नहीं था महिलाओं में, जिनके पति जो है जेलों में डाल दिए गए, जिनके पति जो है फांसी पे चढ़ा दिए गए,
नेतृत्व कौन किया? उन्हीं घर की महिलाओं ने जाके नेतृत्व किया। ऐसे लाखों उदाहरण आपको मिल जाएंगे महिलाओं के नेतृत्व पर। हम अगर आपसे पूछे कि 10 का नाम बताइए, मेरा ख्याल है बच्चियां भी नहीं बता पाएंगी। पर ऐसा नहीं, भरा पड़ा है। 1857 में अगर रानी लक्ष्मीबाई को शुरू करिए और उसके बहुत पहले और उसके बाद तक अगर आप आ जाइए तो आपको बड़ी श्रृंखला है कि जिनको अगर आजादी के आंदोलन से निकाल दें तो आजादी का आंदोलन बेमानी हो जाता है। हमें उनको भी जानना चाहिए, उनको कमतर आंकना नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा होना सभ्य होने का मतलब नहीं है। जज्बा, सोच, संस्कार, ये बड़ी चीजें हैं और भारतीय संस्कृति इन्हीं चीजों पर बनी है, इन्हीं भाईचारे को। आजादी का आंदोलन हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय की सीख दे जाता है। आजाद भारत में इसकी जरूरत है और हमें इसको बचाए रखना है और ये बचाने की पूरी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है। इसे बचाइए, कीजिए। किसी बात विवाद, किसी इसमें न जाइए। पढ़िए, पढ़ना सीखिए, पढ़िए, तब आप बात करिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। सुन के कोई बात ना करिए। सुन के आस्थाएं आती हैं, हम धर्म के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, पर ज्ञान की जो बात करते हैं आधुनिक युग में, साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। और वो वैज्ञानिक सोच कैसे आती है? पढ़ते हैं हम बेहतर किताबों को, साहित्यकारों को, इतिहासकारों को, ये बड़े बड़े जो धार्मिक मनीषी हैं, जो स्थापित लोग हैं, इनको, आजादी के आंदोलन के लोगों को, और इन सब लोगों को जब हम पढ़ते हैं समग्रता में, तब हमारे विचार बनते हैं और वो विचार जो आपके बनेंगे वो बहुत मजबूत होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत समय नहीं लेंगे। एक विशेष बात